हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तब्बू का फेस्पर के एपिसोड 8 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मास्टर काई मास्टर जेन से कहते हैं लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास एक लड़का है, उनका बटलर, जिसका नाम जू फैन है। उसने मेरे बेटे पर कोई ऐसी टेक्निक यूज की थी जिसकी वजह से मेरा बेटा अभी भी तकलीफ में है। अगर मैंने उसके साथ कुछ पंगा लिया तो वो मेरे बेटे को मार डालेगा। मास्टर जेन उसे कहते हैं मुझे तो लगता है कि तुम सिर्फ बहाना बना रहे हो। मास्टर काई कहते हैं लेकिन सन के डैड भी तो यहीं पर है, मिस सन के डैड क्यों नहीं करते। उनकी बेटी ने ये सब कुछ मसला क्रिएट किया है और सन फैमिली वाले तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कॉम्पिटेंट हैं और इंटेलिजेंट भी हैं। वो इस असाइनमेंट को बहुत ही अच्छे से कर लेंगे। मिस सन के डैड चिल्लाते हुए उसे कहते हैं तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम हो तो ये करना नहीं चाहते और सारा मलबा मेरे ऊपर थोप रहे हो, मैं ये नहीं करूंगा। मास्टर जेन भी चिल्लाकर उन दोनों से कहते हैं तुम दोनों तो बिल्कुल बेकार हो, रहने दो, तुम दोनों से ये ना हो पाएगा। मेरी नजर में एक और बंदा है, मैं उससे कहता हूँ वो ये काम जरूर कर देगा। और साथ ही वो मास्टर काई से कहते हैं क्या तुमने वो चीज तैयार कर ली जो मैंने तुम्हें तैयार करने का कहा था। मास्टर काई कहते हैं जी मास्टर, मैंने वो तैयार कर लिया है। मास्टर काई अपने पास से एक बुक निकालते हैं और कहते हैं ये हमारी स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट्स की बुक है। मास्टर जेन उससे वो बुक ले लेते हैं और साथ ही उसे एक और बुक देते हुए कहते हैं इसके अंदर मीडियम लेवल की मार्शल आर्ट्स लिखी हुई है, तुम जो लो लेवल की मार्शल आर्ट्स करते हो उससे तो काफी बेहतर है, तुम इन्हें यूज कर सकते हो। मास्टर काई इस बात के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं, जबकि जू फैन भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है एक लो लेवल स्पिरिचुअल बुक के बदले में इसे एक मीडियम लेवल की स्पिरिचुअल बुक दी गई है। मास्टर जेन इस लो लेवल की बुक का क्या करेंगे। मास्टर काई मास्टर जेन से पूछने हैं क्या मैं आपसे जान सकता हूँ कि वो बंदा कौन है जिससे आप हेल्प लेने वाले हैं ये सारा काम करने के लिए। मास्टर जेन कहती हैं क्योंकि तुम ये काम करने के लिए बहुत ज्यादा डर रहे हो, ना ही तुम और ना ही सन फैमिली वाले, तो मैंने एक बंदे को तलाश किया है जो कि हमारी योमिंग वैली से ही है। मिस सन के डैड मास्टर जेन से कहते हैं लेकिन अगर वो बंदा योमिंग वैली से है तो इसका मतलब तो फिर से डायरेक्ट अटैक करना हो गया, इससे तो दोनों में जंग छिड़ जाएगी। मास्टर जेन उसे कहते हैं तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, वो बंदा है तो हमारी योमिंग वैली से लेकिन किसी को भी नहीं पता, वो एक सीक्रेट एजेंट की तरह है और वो इस वक्त माउंटेन ऑफ द ब्लैक विंड पर है। ये बात सुनकर जू फैन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है लेकिन उसी वक्त मास्टर काई को पता चल जाता है कि जहाँ पर कोई है जो उनकी बातें सुन रहा है। मास्टर जेन जल्दी से ऊपर की तरफ अटैक करते हैं और कहते हैं कौन है वहाँ पर, कौन हमारी बातें सुन रहा है। जू फैन जल्दी से अपने ब्लड बेबी को वहाँ से निकालता है लेकिन मास्टर जेन उड़ते हुए उसके पीछे आते हैं। जू फैन का ब्लड बेबी पीछे की तरफ देखता है। जू फैन कहता है ये मास्टर तो बहुत ज्यादा फास्ट है, जबकि बाकी के गार्ड्स भी देख लेते हैं और कहते हैं ये क्या चीज है, क्योंकि उन लोगों ने पहले कभी ब्लड बेबी नहीं देखा। वो ब्लडी बेबी जल्दी से गार्ड की बॉडी के अंदर जाता है जहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है और वो साथ ही वहाँ से गायब हो जाता है। मास्टर जेन और मास्टर काई भी वहीं पर आ जाते हैं। मास्टर काई मास्टर जेन से पूछते हैं क्या आपको पता है कि ये किस किस्म का क्रिएचर था जो हम पर नजर रख रहा था। मास्टर जेन कहते हैं मुझे नहीं पता कि ये क्या चीज थी, मुझे लगता है कि ये किसी डेवल कल्टीवेटर की कोई स्किल था। नेक्स्ट सीन होटल का दिखाया जाता है जहाँ पर जू फैन बैठा कल्टीवेट कर रहा है। वो ब्लडी बेबी सीधा वहीं पर वापस आ जाता है और जू फैन की बॉडी में चला जाता है। जू फैन कहता है चलो शुक्र है मेरा ब्लडी बेबी वापस आ गया, वरना मास्टर जेन ने तो इसे मार ही डाला था। जू फैन कहता है अब क्योंकि ब्लडी बेबी को मैंने क्रिएट किया है और ये इस वक्त मेरी बॉडी के अंदर है, यानी बिल्कुल मेरे दिल की तरह काम करता है और बाहर जो था वो इसका क्लोन था। अगर इसके क्लोन को डिस्ट्रॉय किया जाता है तो मेरी बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, तो यानी कि मैं भी साथ ही मर जाऊंगा अगर मेरा ब्लडी बेबी मरता है। जू फैन कहता है अब जबकि ब्लडी बेबी वापस आ चुका है चलो इससे जितनी भी पावर मिली है उस सब को कल्टीवेट करके अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाता हूँ। साथ ही जू फैन कहता है अब कुछ अरसे के लिए योमिंग वैली और कियानलॉन्ग के दरमियान फाइट नहीं होगी, लेकिन बहुत ही जल्दी कोई आने वाला है माउंटेन ऑफ द ब्लैक विंड से, तब मेरी लू फैमिली बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ जाएगी। इसलिए मुझे जल्दी से अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा ताकि मैं लू फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकूं। उसे ब्लडी बेबी से जितनी ज्यादा की पावर मिली होती है वो सारी एनर्जी से एक ब्लैक एनर्जी बॉल बनाता है और उस सबको कंप्रेस करते हुए अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जू फैन कहता है इस ब्लडी बेबी ने जितनी भी की पावर मुझे दी है उससे मेरी स्ट्रेंथ डबल हो गई है, अब मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। अब माउंटेन ऑफ ब्लैक विंड से जो आने वाला है वो यहाँ पर आकर सिर्फ मरने वाला है और उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। अगले दिन सुबह सुबह जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो दरवाजे के साथ मिस जिया खड़ी होती है। दरवाजा खुलने के साथ ही वो नीचे गिर जाती है क्योंकि वो दरवाजे के साथ टेक लगाकर सो रही थी। जू फैन उसे कहता है मिस जिया तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और साथ ही वो सोच रहा होता है अगर जब मिस जिया नहीं होती कोई दुश्मन होता तो दरवाजा खोलते साथ ही उसने मुझे मार देना था, मैं तो बहुत ज्यादा केयरलेस हूँ। मिस जिया शर्माते हुए उससे कहती है तुम्हारे जख्म क्योंकि काफी ज्यादा गहरे थे इसलिए मैं यहीं पर रुकी हुई थी, मैं सारी रात यहीं पर इंतजार कर रही थी कि कहीं तुम्हारे जख्म बढ़ न जाए। साथ ही वो उसे कहती है अब जबकि मैंने देख लिया तुम बिल्कुल ठीक हो तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ, और वो चली जाती है। जू फैन उसे कहता है जरा रुको एक मिनट, तुमने कहा कि तुम सारी रात यहीं पर रुकी हुई थी, क्या वाकई में तुम पूरी रात यहीं पर थी। मिस जिया वहाँ से शर्माते हुए चली जाती है। उस वक्त टोंगलिंग आगे बढ़ता है और जू फैन से कहता है चलो शुक्र है तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारे जख्म इतने ज्यादा गहरे थे कि हमें लगा शायद तुम मरने वाले हो, इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। और मिस जिया तो इतनी ज्यादा परेशान थी कि वो सारी रात यहीं पर रुकी रही और कहा कि वो तुम्हें गार्ड करेंगी। फिर वो सामने की तरफ देखता और कहता है वैसे मिस जिया कहाँ पर है, वो तो अभी यहीं पर थी। जू फैन कहता है वो तो चली गई है, और साथ ही जू फैन हल्का सा मुस्कुराता है, लेकिन जैसे ही वो मुस्कुराता है उसका हार्ट मैजिक फिर से एक्टिवेट हो जाता है।
साथ ही उसका चेहरा भी ब्लश कर रहा होता है। मैं एक डीमन मैजिक एम्परर हूँ, मैं इस तरह के कर्ज से कैसे मुतासिर हो सकता हूँ? एक लड़की के ट्रीटमेंट की वजह से इस तरह मेरे साथ कैसे हो सकता है? मैं अपने आप को जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता जाता हूँ, ये हार्ड मैजिक भी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। जू फैन संभलने के बाद टोंगलिंग से कहता है, मेरे साथ चलो, हम दोनों कियानलांग पवेलियन जा रहे हैं। टोंगलिंग उसे कहता है, लेकिन यंग मिस और मास्टर वो यहीं पर है, क्या उन्हें भी साथ लेना है? जू फैन कहता है, नहीं, उन्हें यहीं पर रहने दो। कल के वाक़ये के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी जल्दी यहाँ पर अटैक करने के लिए आने वाला है।